ऑनलाइन क्लासेस में हम फिर से स्वागत करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर जर्नल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं और ये जो सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक डिफाइन किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जरा हम देखते हैं। कल हम लोगों ने सेक्शन 88 तक कंटिन्यू कर लिया था। 88 के बाद के हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन यहाँ ये जो चैप्टर है 4 और सेक्शन कल हम लोगों ने 88 तक पढ़ लिया था। उसके आगे का हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन 76 की अगर हम बात करें तो विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये कहाँ था? सेक्शन 76 में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 77 पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। सेक्शन अगर 77 को थोड़ा सा हम लोग देखें तो सेक्शन 77 में दिया गया है न्यायिकता का कार्य करते हुए किसी व्यक्ति का कार्य। तो जो न्यायिकता का कार्य कौन करेगा? न्यायाधीश। तो फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे? देखिए न्यायिकता का कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश का कार्य। तो ये सेक्शन आप 77 पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जरा ध्यान दीजिए कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 77। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 78 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 78 में जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 78 में दिया गया है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया गया या उसके आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर सेक्शन 78। सेक्शन 79 पर एक थोड़ा सा नजर डालिएगा। सेक्शन 79 में यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए सेक्शन 79 को। करिए, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ठीक है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेक्शन 79 में। सेक्शन 79 और सेक्शन 76 में जनरली इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में कल मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, दोनों एक जैसे लगेगा। एक शब्द जो न्यायानुमत और आबद्ध वाली जो डेफिनेशन है, इससे आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एडीपीओ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए सेक्शन 80 पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। विधि पूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना होती है तो सेक्शन 80। सेक्शन 81 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, तो ये सेक्शन 81 है। और सेक्शन 82 में जरा ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। सेक्शन 82 जरा ध्यान दीजिए, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अगर बात की जाए, यहाँ पर कोई बात अपराध नहीं होती है तो सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग चलेगा। सेक्शन 83 में जरा ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य सेक्शन 83 में डिफाइन किया गया। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 84 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन 84 में बात की गई थी कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, और सेक्शन 85 में ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में जहां असमर्थ हो, तो यहाँ पर सेक्शन 85 की बात करें। सेक्शन 86 में जरा ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है, सेक्शन 86। सेक्शन 87 में जरा ध्यान दीजिएगा, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कार्य करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, ये सेक्शन 87 है। सेक्शन 88 की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन 88 में जरा ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो ये सेक्शन 88 में आपने पढ़ा हुआ था, जहाँ पर एक शल्य चिकित्सक के बारे में बात की गई थी। ये इसका इलस्ट्रेशन। चलो अब हम नेक्स्ट यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे
सेक्शन 89 से आगे कंटिन्यू करते हैं और चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक बार थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दीजिए कि सभी को वॉइस क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ ऐसा क्लियर है। आवाज़ सभी को ठीक आ रही है ना? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? यस नो सर क्लियर है। नो सर। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास। सेक्शन 89 से शुरू करते हैं। देखिए ये हम लेकर के आ गए आपको डायरेक्ट पर, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन जो 89 है वो संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या अनुमत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। ये पूरा आप एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 89। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। थोड़ा सा ये VIP है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको, जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले बात की गई संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से। यह तो संरक्षक द्वारा या उसकी जो सहमति है वो क्या करें, शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति, दो लोगों की बात की गई है। या तो कोई शिशु हो या फिर कोई उन्मुक्त व्यक्ति हो और उसके इसके लिए फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट सामने हमारे आ रहे हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट किसकी सम्मति हो, संरक्षक की। और दूसरा किसके लिए, कोई व्यक्ति जो या तो शिशु हो या फिर उन्मुक्त व्यक्ति हो। उन्मुक्त व्यक्ति क्या होता है, उन्मुक्त व्यक्ति का मतलब होता है कोई पागल हो, जड़ व्यक्ति हो जो उस कार्य की प्रकृति को ना समझता हो, लेकिन उसके फायदे के लिए यहाँ पर संरक्षक कोई भी कार्रवाई करता है, आगे कोई कार्य करता है, ये सब इसके थ्रू होंगे। फिर उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट है जो सद्भाव पूर्वक कार्य की बात करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण जो अपराध नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो यहाँ पर क्या होगा, नुकसान किसको हो सकता है, तो फायदे के लिए काम करेंगे या कैसे काम करेंगे। अब इसके बाद ये परंतु के लिए है, परंतु को हम थोड़ी देर से देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन जो 89 बात कर रहा है, सबसे पहले तो किसकी, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से, और कार्य किसके लिए हो, शिशु के लिए, किसी उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए, और वो कैसा किया गया हो, सद्भाव पूर्वक। ठीक, अब इसमें भले ही नुकसान हो जाए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। सद्भाव पूर्वक किया गया है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो नुकसानी में जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए और कैसे किया गया हो, सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक के किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भार साधक हो, सबसे पहले तो एज देखिए कितनी है यहाँ पर। एज के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले एज की बात की गई कि 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी एज कितनी हो, 12 वर्ष से कम है। ठीक, दूसरी की क्या बात की गई है, कोई चित्त विकृत, कोई पागल व्यक्ति हो, उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया हो। किसके द्वारा किया गया हो, उसके संरक्षक के द्वारा। देखिए संरक्षक तो एक तो वो होते हैं जो नैसर्गिक संरक्षक होते हैं, जैसे माता पिता, अब माता पिता नहीं है तो बड़े भाई वगैरह हो जाते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में न्यायालय के द्वारा किसी को संरक्षक नियुक्त कर दिया गया हो तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर काउंट हो सकता है। न्यायालय द्वारा हो या फिर नैसर्गिक हो, दो तरीके से संरक्षक यहाँ पर होते हैं। उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा। विधिपूर्ण भार साधक, विधिपूर्ण भार साधक मतलब वही कोर्ट के थ्रू यानी न्यायालय के थ्रू यहाँ पर कर दिया गया हो किसी को नियुक्त, तो वो विधिपूर्ण भार साधक हो सकता है। या कि अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से। सम्मति का मतलब आप जानते हैं, अभिव्यक्त और विवक्षित क्या होता है।
सहमति में जब कंसेंट की हम बात करते हैं तो सहमति दो तरीके से दी जा सकती है। कैसे कैसे? या तो दी जा सकती है विवक्षित तरीके से, या दी जा सकती है अभिव्यक्त तरीके से, मतलब बोलकर। मैंने पूछा आज आप क्लास पढ़ेंगे, आपने कहा हाँ। जैसे आपने हाँ किया तो यहाँ क्या हो गई? ये सहमति हो गई। और कैसी सहमति हो गई? ये अभिव्यक्त हो गई। बोल करके जो हम बता रहे हैं वो अभिव्यक्त हो गई। दूसरी सहमति कैसे दी जा सकती है? विवक्षित तरीके से। मैंने कहा अच्छा चलो घूमने चल रहे हो, आपने बोला नहीं। मैंने कहा चलिए आज पिज्ज़ा की पार्टी होने वाली है सभी लोगों के लिए, आप लोग आएंगे? वैसे कोरोना काल चल रहा है, पर जवाब किसी ने नहीं दिया, पर सब लोग वहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ क्या कह दिया? इसका मतलब ये पार्टी में जब आप पहुँचे तो आपने यहाँ पे सहमति दी है। तो सहमति ये कैसी सहमति हो गई? ये विवक्षित हो गई। मतलब मैंने कहा भाई गाड़ी खड़ी है, जिस जिसको जाना हो ज़्यादा, बोला कोई नहीं, सब लोग जाके गाड़ी में बैठ गए। तो जब सब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो ये सहमति कैसी हो गई? विवक्षित हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि सहमति कैसे की जाए? अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से। फिर किसी ऐसी अपहानि के कारण, किसी ऐसी अपहानि के कारण जो अपराध नहीं है, तो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो, या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो वो ऐसा कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जहाँ पर को जो कार्य करने वाला है उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपहानि हो सकती है, तो अपहानि वाले कोई भी कार्य नहीं करेगा, यह संभावना हो। तो परंतु उसमें देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए तो ये स्थिति क्लियर होगी। जरा ध्यान दीजिए। परंतु में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस फर्स्ट पॉइंट में आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि एक तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर, इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। हाँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जा रहा है, तो कोई नुकसान होता है तो इसके लिए वो संरक्षक यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बाई चांस ऐसा होता है, जैसे अगर शिशु किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी बीमारी से ग्रसित है, जैसे यहाँ पर बात की गई किसी शिशु के लिए या उन्मत्त व्यक्ति के लिए, या उन्मत्त मतलब पागल व्यक्ति को अगर डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने कहा भाई इसका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन में ये 50-50 का चांस है। जरा ध्यान दीजिए, कितना? 50-50 का रेशियो है। अब 50 में ये सही भी हो सकता है या फिर जा भी सकता है। तो यहाँ पर संरक्षक क्या कर रहा है कि अगर उसे लगता है कि ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो भी मतलब कितने में, बोले 1 साल या 2 साल में ये व्यक्ति फिनिश हो जाएगा और इसकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर ने ऐसे कहा तो संरक्षक क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? स्वाभाविक बात है, बोलेगा भाई ऑपरेशन कर लीजिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू किया और ऑपरेशन अगर फेल हो जाए बाई चांस, और फेल होने की कंडीशन में इसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर संरक्षक अब रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सभी कार्य जितने भी थे वो कैसे थे? ये बिल्कुल सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया था यहाँ पर। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं है, पर ये फायदा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता जो इंटेंशनली किसी व्यक्ति की क्या कर सकता हो? डेथ करने का वो कर रहा हो या मृत्यु कारित करने का कोई प्रयत्न करने का होगा। तो इस बात पर इसका वो नहीं होगा। दूसरा नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। तो पहले आप देखिए चीज समझिए, इसमें क्या थोड़ा सा अपोजिट टाइप से लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट समझने में इसमें दिक्कत हो सकती है आपको। देखिए दूसरे उदाहरण का मतलब क्या है? इस अपवाद का विस्तार, क्या कह रहे हैं? इसका जो विस्तार है मृत्यु घोरोपति के निवारण के या किसी रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन। अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा ये किया जा रहा है कि जैसे कोई मृत्यु उसकी हो सकती है या उसको कोई घोरोपति हो सकती है या घोर कोई रोग है, कोई अंग शैथिल वाली स्थिति है कि थोड़े समय में ये पैरालाइज हो जाएगा, उससे मुक्त करने के लिए अगर वो कोई कार्य करता है तो कोई बात नहीं। अगर उसमें वास्तविक फिर भी नुकसान हो जाता है, ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पर संरक्षक की कोई इसके ऊपर कोई वैसी लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ना ही इसमें ये अपराध की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर सेक्शन 89 का इसको फायदा मिल सकता है संरक्षक को। आप जरा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर इससे भिन्न कार्य करता है, जहाँ पर उसकी ना तो उसकी कोई मृत्यु की बात हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, ना तो यहाँ पर कोई मृत्यु की बात की गई, ना कोई घोरोपति की बात की गई है, ना ही किसी रोग को बचाने से की गई है, ना ही कोई अंग शैथिल से मुक्त कराने की बात की गई, और इससे किसी दूसरे भिन्न की बात की जा रही है, तो किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। अगर वो व्यक्ति जानता है कि ऐसा अगर कार्य किया जाए तो स्वाभाविक है कि इसकी डेथ हो जाएगी और उसको नुकसान हो सकता है, इसके बाद में जो फायदा होगा वो संरक्षक को डायरेक्ट हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन के लिए कर रहा है तो बिल्कुल सेक्शन 89 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी और सेक्शन 89 का फायदा संरक्षक को नहीं मिल पाएगा। इतना से क्लियर है सभी को? एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ा सा बताते रहिएगा ना, बीच बीच में ना मुझे थोड़ा सा बताते रहा करो आप, तो क्या है ना, थोड़ा सा पता चलता रहता है। चलिए आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर देखें तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट तक हो गया, आप तीसरे पॉइंट पर थोड़ा सा एक नज़र डालिएगा। तीसरा पॉइंट है ये, आप तीसरे पॉइंट पर नज़र डालने पर देखिए, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोरोपति कारित करने या घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। तो ये जो एक्सेप्शन है, ये कौन सा पढ़ रहे हैं सेक्शन आप? जल्दी से बता दो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो आप? 89। ठीक, अब इस 89 पे जो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन में है, मतलब अपवाद के रूप में ये सेक्शन क्या है? अपवाद है कि भाई कोई बात अपराध होते हुए भी अगर सेक्शन 89 के अंडर आती है तो वो अब क्या होगा, वो अपराध नहीं होगी। तो अब जो आईपीसी में ये अपवाद दिए गए, जनरल एक्सेप्शन दिए गए कि इनको हम अपराध नहीं मानेंगे, तो इस श्रेणी में जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, इस अपवाद का जो विस्तार है वो स्वेच्छा घोरोपति कारित करने या घोरोपति कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा, जब तक कि वह मृत्यु या घोरोपति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रयोजन से होना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले अगर इसका विस्तार होता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसकी घोरोपति के निवारण के लिए किसी रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से किया गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका विस्तार यहाँ पर किसी व्यक्ति की स्वेच्छा घोरोपति कारित करने या उसे घोरोपति कारित करने के प्रयत्न के लिए नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पॉइंट पर, जो परंतु यहाँ 4 दिया है, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने का विस्तार नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, इस अपवाद का विस्तार ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने का विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर दुष्प्रेरण के लिए बात नहीं कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, क्या ये जो एक्सेप्शन है इसका विस्तार किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं है जिस अपराध के किए जाने का विस्तार नहीं है। तो ये दुष्प्रेरण के लिए मना कर रहा है कि दुष्प्रेरण पे नहीं है। ये बात तो सभी को समझ आ गई क्या इसमें? आप इसको पूरा क्लियर अगर एक एक पॉइंट में देखें यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 89 और 89 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको दिखेगा कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जाए। कोई अगर सद्भावपूर्वक कार्य किया जाएगा तो वो अपराध नहीं है, और परंतु कि इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए। तो इतना सभी को क्लियर हो गया गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। ये कंचन मैडम की फोटो क्यों आ रही भाई, मेरी फोटो क्यों नहीं आती है? मैं बड़ा परेशान हो गया। हाँ ये देखो मैंने कमरा भी सजा दिया अभी, है ना? ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब सही है, अब इसमें अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन कौन सा होगा, एक मिनट की जरा हम इसको ऐसे और मॉडिफाई करते हैं। हाँ और थोड़ा सा
ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ इतना अब सही है। इतना सभी को दिखाई दे रहा है ना? इतने में दिखाई देगा सही, कम पड़ेगा? यस सर दिख रहा है। हाँ बता दीजिएगा, अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे बता दो। अरे फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं चलेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अरे क्यों नहीं हो रहा? हमको 110 करना वाला हूँ, 110। इतना ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 90। इससे पहले हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं और फिर इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन थोड़ा समझने के लिए क्या बात कर रहे हैं। ये का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, ये इलस्ट्रेशन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। सेक्शन 89 से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, यह संभव जानते हुए कि सलकर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस शिशु को मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। तो चाहे कोई संरक्षक हो, चाहे भी कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसे कोर्ट ने भी यहाँ नियुक्त किया हो, और अगर वो ऐसे कार्य करता है तो बिल्कुल यहाँ पर यह माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने कोई भी अपराध नहीं किया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 90 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो सेक्शन 90 पर थोड़ा सा देखिए। सेक्शन 90 पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। सेक्शन 90 देखिए, सेक्शन 90 क्या कह रहे हैं? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। कैसे दी गई हो? या तो भय के द्वारा या भ्रम के द्वारा दी गई हो। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या फिर तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो। यहाँ पर देखिए पॉइंट देखिएगा, तो वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के कारण, भय के अधीन, तथ्य के भ्रम के अधीन, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर भय के द्वारा, क्षति के द्वारा या भ्रम के अधीन कोई सहमति दी जाती है तो वो पहली बात तो स्वतंत्र सहमति नहीं होती। इसके बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम बात करें उन्मुक्त व्यक्ति की सम्मति के लिए, तो यहाँ पर क्या बात करें कि यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम समझने में असमर्थ हो। इस लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो चित्त विकृत हो और वो स्वीकृति दे देता है, और वो स्वीकृति तब देता है जब वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, तो क्या वो स्वीकृति मान्य होगी? तो वो स्वीकृति मान्य नहीं होती। अगर देखिए शिशु की सम्मति, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और थोड़े से इम्पोर्टेंट भी है, इनका आप जरा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तो एक ये और एक ये, यहाँ से सीधे से एक क्वेश्चन बन जाता है। और ये 90 में से सबसे पहली बात की गई, भय के द्वारा, भ्रम के अधीन कोई भी अगर यहाँ पर सम्मति दी जाती है तो ये सम्मति कैसी, प्री कंसेंट में नहीं आती है और ये नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं माना जाता कि इसने सम्मति दी है। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, तो फिर वो कैसे मान दिया जाएगा? जैसे उसने सम्मति नहीं दी, उसको पता ही नहीं है कि कार्य की प्रकृति क्या है। अगर कार्य की प्रकृति समझते हैं तो यहाँ पर सम्मति की बात कर सकते हैं। तो अगर देखिए शिशु की बात करें या 18 वर्ष से कम लोग जो रहते हैं, जो माइनर चाइल्ड्स की हम लोग बात करें, तो ना तो उनसे कोई
कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और वो सम्मति देने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते, चाहे वो कार्य की प्रकृति समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हैं शिशु के मतलब में। तो यहाँ पर जो आईपीसी बात कर रहा है, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग तो ये है कि इसमें 12 वर्ष से कम आयु के शिशु की बात की गई है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और हो सकता है कि फिर से रिपीट हो, इस बार फिर से क्वेश्चन ये पूछे जाए। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से, और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से, और ये क्वेश्चन यहाँ से राइट हो सकते हैं, इसलिए इसको वीआईपी कर लीजिए और इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन हम 91 की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन 91 में जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 91 क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जो कारित अपहानि है उसके बिना भी वो स्वतः ही अपराध है। तो यहाँ पर स्वतः अपराध के संबंध में जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सेक्शन 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस हानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। तो यहाँ पर ये बात की गई, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका हम कल इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कई बार यहाँ सम्मति के बाद भी कुछ चीज़ें अपराध होती, तो देखें यहाँ पर गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कार्य न किया जाए। अगर जीवन बचाने के लिए किया गया तो कोई बात नहीं। वैसे किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। भले ही वो सहमति दे रहा हो, लेकिन गलत कार्य के लिए जो इलीगल है उसके लिए सहमति का कोई मूल्य नहीं है। अब यहाँ पर जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 91 में जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन अगर 91 की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो 91 में जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, वो अपने आप में ही अपराध है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ सम्मति से करे या वैसे भी कर रहा है तो भी वो यहाँ पर अपराध माना जाएगा। सेक्शन 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। भले ही अपहानि ना हो फिर भी वो अगर अपराध हैं तो यहाँ पर इनका विस्तार नहीं होगा। और जो उस व्यक्ति की जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना हो, तब भी वो मान लेंगे कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर सहमति का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जहाँ पर वो अपराध सहमति के बाद भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि एक गर्भपात का ये एक उदाहरण बताया गया। ये अपने आप में ही एक अलग से ऑफेंस माना गया है और इसके लिए एक अलग से एक्ट भी बना दिया गया। जो लोग टेस्ट वगैरह करते थे ना डॉक्टर्स, उन पर भी ये लागू हो जाता है और उसकी वजह से कई बार उन लोगों पर भी केस रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, और किए जाते हैं। कई हॉस्पिटल भी इस कंडीशन में बंद हो गए हैं, तो ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है। चलिए गाइस, इतना क्लियर हो गया सभी को? एक बार थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। ओके, चलो सेक्शन 92 में हम थोड़ा सा चल रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन 92 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 92 में क्या कह रहे हैं। अगर हम सेक्शन या 92 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। जहाँ पर सम्मति के बिना भी किसी व्यक्ति के लिए सद्भाव पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो क्या वो वास्तविक में अपराध होता है, और अपराध होता है तो किन श्रेणियों में वो अपराध माना जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, सुनिए। एक सेकंड में इसको फुल कर लेते हैं। अरे ठीक है, उसमें ज़्यादा छोटा हो जाता है ना भाई। सम्मति के
बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, जो कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना, पहले तो कैसे किया गया, सद्भाव पूर्वक, और फिर कैसे की गई है, सम्मति के बिना। तो पहले फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यहाँ गुड फेथ में किया गया और उसकी विदाउट कंसेंट कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए वो अपराध नहीं है। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ में आ गई। अगर व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कर रहे हैं और फिर भी कोई अपहानि हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होती। जैसे डॉक्टर कभी किसी का ऑपरेशन का, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति तो बेहोशी की कंडीशन में पड़ा हुआ रोड पर, तो जब वो रोड पर पड़ा हुआ तो उसको तो होश नहीं है, कुछ लोग उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं उसे, और हॉस्पिटल के ड्यूरेशन में डॉक्टर वहाँ बोलता है कि भाई इसके परिचित कौन सा व्यक्ति है वो सामने आ जाइए। तो सामने कोई नहीं, इनमें से एक दो लोग आते हैं, जैसे यश प्रताप जी चले गए, आदित्य जी चले गए, नवनीत जी चले गए, पकड़ के ले गए। तो उन्होंने पूछा भाई इनका कौन सा व्यक्ति है जो परिचित है। अब उन्होंने कहा कि परिचित है, तो परिचित कौन सा व्यक्ति है। जब ऐसी बात की गई तो फिर सब लोग पीछे हो गए, सम्मति बोले इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब लोग भाग गए, बोले नहीं अरे अब तो गड़बड़ हो गई। अब जैसे ही वहाँ से भागे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। डॉक्टर ने देखा कि व्यक्ति तो मर रहा है, तो डॉक्टर ने सेल्फ ही ऑपरेशन करना शुरू कर दिया बिना किसी की परमिशन के। और यहाँ पर ऑपरेशन के ड्यूरेशन में वो व्यक्ति ऊपर, इसको एक शब्द आता है ईश्वर, तो क्या हो गया, प्यारा। अब ऐसी कंडीशन में क्या डॉक्टर के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कंसेंट तो थी नहीं, फिर भी उसने ऑपरेशन कर दिया। तो यहाँ पर ये कंसेंट कैसी थी, कंसेंट हो या ना हो, यहाँ पर उसने सद्भाव पूर्वक कार्य किया। डॉक्टर का कर्तव्य है किसी भी व्यक्ति की जान बचाना, उसका ऑपरेशन करना। उसने तो इतनी रिस्क ले ली, तो फ्री में वो ऑपरेशन कर रहा है बिना पैसे के, और फिर इस रिस्क के आधार पर उसको फिर पनिशमेंट भी मिल जाए। तो क्या कोई डॉक्टर कभी किसी का ट्रीटमेंट करेगा ऐसी सिचुएशन में, नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए यहाँ पर कानून भी इस बात को मानता है कि नहीं, ये कोई अपराध की श्रेणी में काम नहीं ही होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से लेकर के आपने ये इतना सारी चीज़ें पढ़ी और ये बात हो गई कि ये अपराध नहीं। अब यहाँ से आगे का देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। आगे का जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो देखें, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए समर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि यह बात फायदे के साथ की जा सकती है। किन फायदों के साथ की जा सकती है, इन परंतुकों को ऐड कर देंगे, तब कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से सम्मति ना ली जा सकती हो तो उसके लिए कार्य यहाँ पर कर सकते हैं बिना कंसेंट के लिए। कौन कौन सी हैं, तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन कौन सी हैं जिसमें ये कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट परंतु, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इस इलस्ट्रेशन की। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलते हैं सीधे डिस्कशन की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कह रहे हैं, इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। ये जनरली आपने एक चीज़ देखी, ये जो पॉइंट्स है ना, लगभग सभी सेक्शन के एक जैसे आपको दिखाई देंगे, और केवल यहाँ पर थोड़ा सा मैटर ये चेंज होगा सेक्शन का, और ये लगभग सेक्शन एक जैसे होंगे। अगर आपने एक की याद कर ली है तो फिर इनको बार बार आप नहीं भी पढ़ें या वैसे भी आप मान सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु घोरोपति के निवारण के या किसी रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा
जिसे करने वाले व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। याद आया? कहीं हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, याद आया पिछले सेक्शन में, अभी जस्ट अभी आलू को पढ़ा है। तीसरा पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस अपवाद का विस्तार मृत्यु उपपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने या उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न ना होगा। 4 नंबर पॉइंट में, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। जहाँ पर इसका विस्तार नहीं है उसका दुष्प्रेरण भी किया जाता है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। देखो ये दिया सेक्शन 89 में, ठीक, ये दिया, ये और वो लगभग एक जैसे, बस केवल इतना सा पार्ट यहाँ पर बदल दिया। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट, इसका हम लोग थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिए, ये 2-3 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, बड़े सीधे सिंपल से हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल से। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। बाकी लोगों को नहीं आ रही? आ रही आ रही है तो ठीक है। बेटा आदित्य, क्या नाम है, यश प्रताप जी, कल कहाँ गायब हो गए थे? नहीं आई थी हमारे पास। यश जी, आपकी आवाज़ कैसे बदल गई बेटा? क्या हो वो गया? नहीं है हमें। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ करे तो ऐसे फ़ोन या मैसेज कर दिया करो जब ऐसी सिचुएशन आती है। कभी कभी ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी आपको यहाँ से रिमूव हो जाए ना बाई चांस, तो फिर नहीं आएगी लिंक आपको। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं का नाम का ये इलस्ट्रेशन, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। का नाम का जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्या किया गया है, या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। ये जानते हो मूर्छित होना क्या होता है? यस सर। बेहोश होना। हाँ, और बेहोश होना क्या होता है? सर होश ना रहना। अच्छा, बेसुध होना, शाबाश। और बेसुध की अगली डेफिनेशन पहले अपने एक वो है प्रवचन देते हैं यहाँ पर, कई बार उनके वीडियोस वगैरह आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे, वो सही से डेफिनेशन बताते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की बात की जो सुबह और शाम को मेहनत करके शाम को पैसे मिलते हैं और सीधे मूर्छित होने के लिए चला जाता है दुकान पर। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो? बोले बस सस्ते में थोड़ा सा काम चल जाता है। बोले काम चल जाता है मतलब? हाँ, बोले काम चल जाता है। बोले ऐसे ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? बोले सुनिए जरा ध्यान से कि एक्चुअली क्या है कि दिन में बोले आप इतनी मेहनत करते हो, ये मिट्टी डालते रहते हो रोड पर, और इतने सारे काम करने के बाद आपको 2 पैसे मिलते हैं, 100 रुपये या 200 रुपये आप मुश्किल से कमा पाते होगे, और 100 और 200 रुपये का आप जा कर के सीधे वहाँ बैठ जाते हो और वहाँ जा कर के ले आते हो, लेके ठीक है ख़त्म कर देते हो। तो बोले इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? रात भर आप बेहोश डले रहते हो और दूसरे जानवर कुत्ते वगैरह आपके घर में घुस जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है हैं। और तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं 100 और 200 रुपयों में सब लोगों को तो खाना खिला नहीं सकता और ऐसी फीलिंग भी नहीं कर पाता, लेकिन क्या है ना, जब मैं 100 और 200 रुपये में यहाँ पर शॉप से ला कर के थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ तो दुनिया के मैं सभी कष्टों से दूर हो जाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा कैसे हो जाते हो दूर? बोले बस फिर मुझे ना अमीरों जैसी फीलिंग आने लग जाती है। बोले ऐसा क्यों? बोले घर दरबार मेरा खुला हुआ राजा महाराजाओं की तरह, जिसको आना है आ जाइए, जिसको जो कुछ खाने को मिले खा पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे बाकी कुछ मिलेगा नहीं, खाना रहता है। तो जीवों पे दया कीजिए ऐसा लिखा हुआ, तो मैं जीवों के लिए खुला छोड़ देता हूँ, जीव आए खा पी के चले जाते हैं। तो वो ऋषि जी थे, वो ये स्टोरी सुनाया करते थे वहाँ पे, जो सब लोग बैठ जाते थे कथा सुनने के लिए। तो उसमें वो प्रवचन में सुना रहे थे। तो जब वो व्यक्ति यहाँ से ऊपर गया ईश्वर के पास, तो ईश्वर ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारा कुछ कर्म ऐसा हो जिसमें तुमने कुछ पुण्य कमाया हो, नहीं तो चलो तुम्हें सीधे सीधे वहाँ लेके जाया जाए नरक में। तो जैसे ही उसको नरक में ले जाने की बारी आती है, तभी वहाँ पर विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, इस व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहिए। बोले नहीं, इसको नरक में इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह स्वर्ग में होनी चाहिए। बोले क्यों? इसने स्वयं भूखे रह करके दूसरे जीवों को खाना खिलाया है, बेसहारा जीवों को खाना खिलाया। तो बोले इसलिए इसको ना स्वर्ग मिलना चाहिए। तो इस कहानी का अनुसरण ये नहीं है कि बाकी सभी लोग ऐसे ही करने लग जाएं। वो तो जाने अनजाने में भी कभी कभी अच्छे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्तियों को स्वर्ग मिल जाता है, ऐसा मानते। तो उनका कहना ये था, आप अपने कर्म करते जाइए और इस चीज़ को भूल जाइए कि आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उसने किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, अच्छा करने की कोशिश में बहुत अच्छा होता है। तो ये कहानी का सार था उनका बताना कि भाई ये सार है। ये कहानी उनके द्वारा सुनाई गई थी, तो मैंने वहाँ पे सुना हुआ था कि कभी कभी जाने अनजाने में भी अच्छे ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनकी वजह से लोग ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। प्यारे नहीं, प्रिय की बात कर रहा हूँ, अन्यथा ना लीजिएगा। पता चले प्रिय और प्यारे में अंतर समझ गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता। चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आमला स्टेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, का अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। फिर क्या हुआ? का एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। कपाल मतलब जानते हो, सर, मतलब हेड की बात कर रहे हैं। और यह नाम का व्यक्ति है, और ये क्या कर रहा है? घोड़े से गिर गया और बेहोश हो गया। ठीक। और का नाम का एक डॉक्टर है, और इसकी राय है कि या का जो सर है उस पर तुरंत ही शल्य कर्म करना चाहिए, यानी कि ऑपरेशन करके उसको ठीक करना चाहिए। का या की मृत्यु करने का आशय ना रखते हुए, किंतु सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व भी कपाल पर शल्य क्रिया करता है। उसकी परमिशन नहीं लेता है, या कि का ने कोई यहाँ पर अपराध नहीं किया। बाई चांस अगर यहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है तो यहाँ पर कोई उसने अपराध नहीं किया। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ना, ये सीधे सीधे आपको ऐसे जहाँ पर भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूरा का पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। और जहाँ तक मैंने अभी देखा, और यहाँ से ये वाला जो इतना सा पॉइंट है, एक सेकंड के गाइस, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, का ने कोई अपराध नहीं किया, ये सीधा सीधा सा वहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इनको थोड़ा सा इस टाइप से आपको पढ़ना है। हाँ, नंबर इलस्ट्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। या कोई एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि या की संभावना है गोली लगने से यह मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय ना रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का उस बाघ पर गोली चलाता है, और का की गोली से या तो मृत्यु कारक घाव हो जाता है, और का ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया है। तो अगर देखिए उसने बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर गोली चलाई हुई थी बाघ पर, और बाघ को ना लग करके या को लग जाए और उसकी डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर का नाम का ये जो व्यक्ति था ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। गा नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा, ये गा का जो इलस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। का एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है। यदि शल्य कर्म तुरंत ना कर दिया जाए, ये सस्कर्म जो लिखा हुआ है इसको शल्य कर्म पढ़िए।
इसका समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भाव पूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनयन करने पर भी शल्यकर्म करता है। शिशु मना करता है नहीं कटवा वो शल्यकर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसके लिए शल्यकर्म करते हैं, तो का ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि जब जो शिशु है वो तो सहमति देने के लिए कंप्लीट ही नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता कि इस कार्य की प्रकृति क्या है और उससे उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, एक स्टोरी आपने कभी कभी व्हाट्सएप पर देखी थी, एक व्यक्ति बच्चा चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाया, चीखा, नहीं मुझे नहीं, और ले जाके फिर भी उसको ठंडे पानी से नहला दिया, लास्ट में उसे नहला दिया। तो ऐसी स्टोरी भी आपने सुनी होंगी। तो बच्चों को नहीं बताया था कि नहलाने से फिर होता क्या है, फायदा क्या है, लेकिन फिर भी उसको नहला दिया गया। तो ऐसे करके आपने स्टोरी, ये मैंने व्हाट्सएप पे सुनी हुई थी, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ये व्हाट्सएप का ज्ञान था, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। गा नंबर पर, इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर, गा पे ज़रा ध्यान दीजिए। ये दिख रहा है गाइस सभी को? नहीं दिख रहा था। का शिशु या के साथ का एक शिशु या के साथ का एक जलते हुए ग्रह में, इसमें घर में आग लगी है और उसमें, अच्छा तो जान मिल के तो जलते हुए घर में नहीं जाता, वैसे ग्रह के नीचे लोग एक कम्बल तान लेते हैं, या ध्यान देना। का उस शिशु को यह जानते हुए कि संभव है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गिरा छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी का ने कोई अपराध नहीं किया। तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि का ने कोई अपराध नहीं किया। एक घर है जिसमें आग लगी हुई है, या नाम का एक व्यक्ति है और उसके साथ एक का नाम का है, या नाम का एक शिशु है, का नाम का व्यक्ति है, और या को बचाने के लिए का या को छत से नीचे फेंकता है। नीचे लोगों ने कंबल तान करके खड़े हुए हैं, और जनरली लोग ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। अब भले ही इसमें कुछ लोगों की जान चली जाए, तो यहाँ पर इसका मतलब कंबल तानने से ये अपराध नहीं होता, ये बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा है, रेस्क्यू करते हैं ना ये, हाँ रेस्क्यू तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेस्क्यू, रेस्क्यू। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण में केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। किस किस के भीतर आता है? धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं आता। चलिए, ये सेक्शन आपको समझ में आया क्या यहाँ तक? यस सर। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सेक्शन 92 में? इसको दोबारा से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इसके जो इलस्ट्रेशन है, का नंबर, गा नंबर, गा नंबर, ये सीधे सीधे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस? हाँ, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है लग रहा है? एक सेकंड रुकिए गाइस, मैं आपको लाइन पे लेता हूँ प्लीज। हाँ जी, बताइए जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? कोई बात नहीं, चलो फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन 93 है, देखो जरा कितना बढ़िया काम है ये। आपको पता है ये कहाँ पर यूज होता है वैसे? आप लोगों को मालूम है? आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इधर नहीं पता? एग्जाम्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। विद इन यूजीसी ने कहा था कि, क्या कहा था? सितंबर से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और न्यू सेशन से पहले पहले आप सभी को एग्ज़ाम कराना है। किसने कहा था? यूजीसी ने। किससे कहा था? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से, कि सब लोगों को एग्ज़ाम करवाना है।
कब? सितंबर से पहले एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो अभी यूनिवर्सिटी ने रिसेंट अभी निकाला हुआ कि विद इन 7 डेज सभी लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 7वें दिन, यानी कि जो अपकमिंग मंडे है, मंडे से आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। फॉर्म बाद में भरे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं या रह गए हैं वो बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, एग्ज़ाम पहले आप दे सकते हैं। पिछले साल के आधार पर जितने लोग पास आउट हुए थे, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर जिन लोगों ने क्लियर किया है वो सेकंड सेमेस्टर डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी के आधार पर जितने लोगों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था वो सेकंड में एप्लीकेशन दे करके डायरेक्ट हो सकते हैं। और 7 डेज यानी कि हो सकता है कि मंडे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया? रेडी हैं आप लोग? यस सर। सर एग्जाम का Yes, फॉर्मेट sir. कौन सा रहेगा? क्या हो गया बेटा एग्ज़ाम में? फॉर्मेट सर कल शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल पे सर डाला था उन्हें, ओपन बुक फॉर्मेट रहेगा कोई एग्जाम का? नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं होगा। अभी जब फॉर्म वॉर्म तो बाद में भरे जाएंगे, ये सब तो जो है ना एग्ज़ाम पहले से होंगे। आप लोग तैयार हो जाइए, हो सकता है मंडे से नहीं आपके सर, एग्ज़ाम। एग्जाम अपन को कॉलेज में देने जाना पड़ेगा या फिर कोई और तरीके से होगा? हाँ, उसके लिए देखिए गाइडलाइन आने वाली है जल्दी से। हो सकता है आपको ऐसी व्यवस्था भी हो जाए कि ऑनलाइन आप बैठिए, एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए फटाफट, इंटरव्यू लेकर के आपको पास आउट किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, मंडे से आप लोगों के पेपर हैं, आप लोग तैयार रहिए, है ना? रितु बेटा तैयार हो? और नेहा बेटा, आदित्य जी सर. और कंचन मैडम, जी सर. आप रेडी हैं? ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। हम चल रहे हैं सीधे अभी उधर, कहाँ पर? सेक्शन 93। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? सही है ना? यस सर। क्या कोई झटका लग गया? झटका लग गया सर। लग गया ना? चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं आपको वैसे ही सुना रहा था। जब किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसा झटका लग जाता है एग्जाम के नाम से भी, तो ये सेक्शन 93 यही कह रहा है। समझ में आ गई? नहीं तो पढ़िए, देखिए जरा। सबसे पहले हम यस सर। रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फिर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। का एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचना करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर कह रहा है किसी व्यक्ति से कि एक रोगी है, उससे बोल रहा है कि भाई सद्भावपूर्वक आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरी राय में, उसकी राय में कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं रह सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो का ने क्या किया यहाँ पर? कोई अपराध नहीं किया, बस बात सत्य होनी चाहिए। यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है, तो उसको झटका लगा और वो ईश्वर को प्रिय नहीं, क्या हो गया? प्यारा हो गया बेचारा। ठीक, ऐसी कंडीशन जब हो जाए तो ये सेक्शन 93 के एक्सेप्शन के थ्रू उसको काम कर सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसमें, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। कैसे दी गई हो? उस व्यक्ति के फायदे के लिए। क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। यस सर। चलो सेक्शन 94 में जरा थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, क्या कह रहे हैं। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कोई धमकियां दी गई हैं और फिर वो कोई कार्य करता है, तो क्या वो उसमें आएगा? अपराध की श्रेणी में आता है क्या? देखें जरा यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। ऐसे अपराध जिनमें हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय होते हैं और अपराध कैसे हैं? राज्य के विरुद्ध हैं, उनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। अगर उनके लिए कोई बात करता है तो वो अपराध है और बाकी के लिए अपराध नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए।
हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। अगर किसी कोई व्यक्ति जिसको करने के लिए कोई धमकियों द्वारा विवश किया गया एक व्यक्ति को, ठीक है, और उसने कोई राज्य के विरुद्ध अगर उसने अपराध कर दिया है तो यहाँ पर वो अपराध की श्रेणी में काउंट होगा, बाकी के नहीं होंगे। जैसे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा उसका परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तिक आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर धमकी देता है और कैसे कार्य करवाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर वो कोई राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करवाता है जिसमें देश हित से कोई प्रश्न अगर जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर ये मान लेंगे कि ये अपराध उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रत्येक जो नागरिक होता है वो देश का सिपाही माना जाता है। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि अपनी देश की वो सुरक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति कार्य करने के लिए आपको मजबूर करता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये कार्य करेंगे तो इसमें आपको एक्सेप्शंस का या किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्शंस का फ़ायदा नहीं मिलता है। तब देश के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध करते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी सैनिक होता है और अगर वो भी वहाँ बॉर्डर पर अगर ऐसे कार्य करने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ देश का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इनको अपराध माना गया है, चाहे वो धमकी से करे या कैसे भी करे, देश के विरुद्ध नहीं कर सकता है। ठीक, बाकी किसी नॉर्मल व्यक्ति के प्रति अगर कोई करता है तो बिल्कुल उसको इसका फ़ायदा मिल सकता है कि वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस? हेलो, यस सर। यस सर, बता क्लियर दिया सर। थोड़ा। चलो नेक्स्ट इसके उस तरफ चल रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण पर। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण, वह व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है। मतलब उनके जो आचरण है डाकुओं का, डाकू क्या करेंगे, डकैती डालेंगे। इस आधार पर ही इस बात का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधना अपराध है। अगर आप किसी डाकुओं की टोली में सम्मिलित हो जाते हैं और स्वेच्छा से हो जाते हैं या उसके पीटे जाने या उसके धमकी देने के कारण उसकी टोली में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल इस सेक्शन का उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण नंबर 2 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस सब बात का फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है। देखो यहाँ पे क्या कहा स्पष्टीकरण नंबर 2 में, और स्पष्टीकरण नंबर 1 में मना कर दिया। तो इनको आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये याद भी करना है आपको। डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा, तुरंत तत्काल उसका मर्डर कर देंगे, किसी बात के करने के लिए जो विधना अपराध है, विधि के अनुसार जो अपराध है उसको करने के लिए विवश किया गया किसी व्यक्ति को। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर देखें तो जैसे कहा गया कि एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, एक घर है उसका दरवाज़ा तोड़ना है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें। तो इस अपवाद का जो फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है, कौन हकदार है, लोहार। ठीक, अगर ऐसा किया गया है तो बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति को अपनी टोली में शामिल कर दिया जा रहा है यहाँ पर, तो बोले ये अपराध की श्रेणी में काउंट होगा और इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये स्पष्टीकरण नंबर
2 में इसका फ़ायदा दे रहे हैं और 1 में फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, तुच्छ अपानी कारित करने वाला कार्य। जब भी कोई आपसे छोटे मोटी बातें करता है, कानून ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आपको सीधा सीधा सा बताना है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। कहाँ लिखा है? सेक्शन 95 में। तो आप यहाँ पर ऐसा बता सकते हैं। देखिए कि इसमें क्या दे रहे हैं ये, ध्यान दीजिए। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आवश्यक है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। तो इतनी तुच्छ है कि कोई मामूली व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो कैसी मानी जाएगी कि वो बिल्कुल तुच्छ प्रकृति की ही है। अच्छा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया गाइस? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ। कल मैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आपको पढ़ना है और इम्पोर्टेंट केस लॉज भी आपको निकालने हैं, निकाल करके आपको लिस्ट बना करके भी भेजने हैं। आईपीसी में बिल्कुल भी अभी आप लोगों ने केस लॉज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, ना ही कोई आपने अलग से निकाल करके भेजे हुए हैं। बुक्स अगर नहीं हो तो आप बुक्स निकाल लीजिए। और जिसको फिर भी अगर किसी को केस नहीं मिल रहे हैं, तो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैंने पहले वीडियो बनाए हुए थे चैप्टर 2 से रिलेटेड, उनके एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे फुल डिटेल के साथ। उसमें केस लॉज की स्टडी आप कर सकते हैं बिना सर्च किए। बस केवल 15 मिनट 20 मिनट का समय आपको निकालना होगा और इनमें से आप आसानी से उनको देख करके केस लॉ वहाँ से सर्च कर सकते हैं। पूरे डिटेल में उनको निकाल करके मैंने कंपाइल करके बना करके रखा हुआ है। फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो बुक ले करके आप बुक से बिल्कुल केस लॉ निकाल सकते हैं। अगर जल्दी काम करना तो 20-20 मिनट आप निकाल लीजिए। पर्टिकुलर एक एक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है। 52A तक आपको सीधे सीधे से वहाँ मिल जाएंगे, 6 से लेकर के 52A तक। और पूरे जितने ज़्यादा केस कवर करने की कोशिश की गई उसमें, अगर आपके पास समय हो तो 15 मिनट 20 मिनट की ऐसे वीडियो आप देख करके कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, आप चाहें तो अपनी बुक से निकाल करके कॉपी रजिस्टर पर लिखिए और रजिस्टर पर से लिख करके फिर भी मुझे आपको भेजना है। चाहे आप वीडियो देख के बनाइए, चाहे आप बुक से बनाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल ये चाहिए कि क्या आपके पास केस की नॉलेज है, केस लॉ है आपके पास सेक्शन से रिलेटेड, एक्सेप्शन से रिलेटेड। तो आपको ये पर्टिकुलर निकाल करके मुझे भेजना है। अब आप कैसे भेजेंगे, कैसे काम करेंगे, ये काम करना आपको पड़ेगा। क्योंकि जो अब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, पहले कम से कम केस लॉ पूछे जाते थे। एमपी में तो कम से कम ही आते थे जनरली, एमपी के जो एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन इस बार आपको एडीपीओ में जो देखने को मिलेंगे, इसमें आपको केस लॉ भी देखने को मिलेगा, जीएस जीके दोनों आपको पढ़ना है। और दूसरा, सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आते थे वो आप मान के चलिए कि 40 से 50% आपको कवर करवाएंगे। बाकी के फैक्ट पर और केस लॉ पर आपका डिपेंड रहेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत पहले से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो आप लोग करिए, कैसे करेंगे, और मुझे केस लॉज आप लोगों को दिखाना है। तो गाइस जल्दी से कंप्लीट करके मुझे दिखाइए और भेज सकते हैं आप। ऊपर PDF पर अपना नाम लिखिए, नया क्लास में आपके नाम से चलाऊँगा, टेंशन ना लीजिए। और दिखाऊँगा भी आपने कितना अच्छा इसमें काम किया है। कोशिश करेंगे जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे उसके हम सेलेक्ट करके दिखाएंगे। हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर पढ़ करके बताया जा सकता है। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ मैं चाहूँ तो मैं आपको बुक से अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ना इनको थोड़ा सा देखें, निकालिए केस, आप निकालिए। लॉ में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम आपको एक बार में 10 बार समझाएंगे। जब आप केस लॉ यहाँ पर निकाल करके मुझे दिखाएंगे, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी एक दिन निकाल लेंगे अलग से, चाहे आप संडे निकाल लीजिए या वीक में 2 दिन निकाल लीजिए। उन 2 दिनों में हम केवल केस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमें कंप्लीट करना है, तो ये कॉम्बिनेशन बना करके हमें चलना है। तो जब आप समय देना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उसके अनुसार देख लेते हैं। नाइट में जब भी समय मिलता है तो नाइट में करेंगे, या सुबह जल्दी उठ करके करना चाहूँ तो जल्दी भी आप कर सकते हैं, पर पढ़ना अपने को ही है। सो भाई चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से अपना ये काम पूरी करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे, वैसे हम आगे की प्लानिंग करेंगे। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी कुछ पूछना तो नहीं है?